क्या मोहब्बत है मुल्ला उमर से, क्या मोहब्बत है उसामा बिन लादेन से। वही थ्योरी है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया सिवाय इसराइल। हमारे हुक्मरान तो आज भी उसको शहीद कहते हुए कांप जाते हैं। ताकत के नशे में जब इंसान आता है तो आले रसूल को शहीद कर देता है। ये तो कुछ भी नहीं थे। क्या आपको लगता है कि ये जदीद दौर के तकाजों के साथ आगे बढ़ सकेंगे? कौमें जब बनती है ना इर्तिकाई अमल से बनती है। अल्लाह के वली को हम कहेंगे ये शैतान है, शैतान को कहेंगे ये वली है, हमें पैसा। क्या ISI ने कोई किरदार अदा किया है तालिबान को कामयाब करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ रखते हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक। डॉक्टर साहब ने PhD की है IR के अंदर, इंटरनेशनली इनका बहुत एक्सपोजर है माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब को आप जानते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक आम आदमी की आवाज़ बने हैं और इन्होंने माशाल्लाह एक ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इनका एक नाम है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनको देखा और सुना जाता है। PNN के साथ भी मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज खुसूसी तौर पर वक्त दिया। मैं डॉक्टर बिलाल शफीक साहब के पास आज हाजिर सिर्फ इसलिए हुआ हूँ कि इंटरनेशनली ये हमेशा से इनके हम फेसबुक पेजेस को देखें और दीगर इनको अगर इनके नज़रियात से हम को जानना चाहें तो ये तालिबान के बहुत बड़े हामी रहे। ये उन दिनों में तालिबान की हमायत करते रहे जिन दिनों में तालिबान का शायद इस पाकिस्तान के अंदर नाम लेना मुश्किल हो चुका था, लेकिन ये डट कर खड़े थे। डॉक्टर साहब क्या मोहब्बत है मुल्ला उमर से, क्या मोहब्बत है उसामा बिन लादेन से? ये तो एक बयानिया सेट हुआ था कि ये दहशतगर्द हैं, वो कि आज वो बयानिया रिवर्स हो गया, वो आप सच साबित हुए, लेकिन आपको डर नहीं था कि आपको कोई पकड़ सकता है, कोई स्ट्राइक हो सकती है आपके ऊपर? अरसलान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अरसलान भाई अगर आपको याद है माशाल्लाह आप खुद बैनुल अक़वामी रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपसे मैं बड़ा कुछ सीखता हूँ। गुजारिश ये है, ये जो थ्योरीज आती हैं ना, जो बयानी आते हैं, जो अप्रोचेस आती हैं, ये मुख्तलिफ फेजेस में आती हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कोल्ड वार के दौरान एक बयानी आया, एक थ्योरी आई, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म। इस थ्योरी ने क्या किया, कम्युनिज्म ना कोई मजहब था, ना कोई दीन था, ना इसके साथ कोई खुदाई ताकत थी, लेकिन ये इतनी तगड़ी थ्योरी थी कि इसने रशिया के अंदर, अब तो उसे रशिया कहते थे, कहते थे USSR कहते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के अंदर इसने जहां क्रिश्चियंस रहते थे, क्रिश्चियंस के हाथों क्रिश्चियंस को मरवा दिया, यानी क्रिश्चियंस खुदा के वजूद के मुनकिर हो गए। इसने अमेरिका जो क्रिश्चियन है, यानी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट तो ठीक है, इनके मसलक हैं, ये मुख्तलिफ मसालिक में है, लेकिन इसने क्रिश्चियंस के हाथों क्रिश्चियंस को मरवाया। और इसी तरह पाकिस्तान में भी आप देखें कि यहाँ से बहुत सारी ऐसी तहरीकें उठी, कम्युनिस्ट के बहुत सारे फॉलोअर्स उठे, मुसलमानों में भी इसने तहरीक पैदा कर दी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं 1945 से शुरू होते हैं 1990 में ये मर जाती है थ्योरी। मकसद क्या था कि इस थ्योरी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इजराइल। यानी आप अगर नोट करें, ये वही थ्योरी है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया सिवाय इसराइल के। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, एक थ्योरी आई, मुसलमान को मुसलमान के हाथों मरवाया, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन के हाथों मरवाया, इसराइल आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक किताब आती है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और एक किताब आती है एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री कहती है फ्रांसिस फुकुयामा की बुक कि जी अब दुनिया में डेमोक्रेसी होगी, दुनिया में अमन होगा, फ्री ट्रेड होगी और दुनिया अब अमेरिका के सुपरविजन में डेमोक्रेसी के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर आगे बढ़ेगी। लेकिन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या कहती है कि मुस्लिम ममालिक के जो रूलर्स होंगे वो तो वेस्ट के साथ ताउन करेंगे, लेकिन ऐसे ग्रुप्स उठेंगे जो मुसलमानों के हकूक की आवाज उठाएंगे, जो फॉरेन डोमिनेशन है मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस वेस्ट एशिया जिसे आप मिडल ईस्ट कहते हैं, वहां पर जो इनकी अनड्यू इंटरफेरेंस है उसको चैलेंज किया जाएगा। वो किताब में कहा जाता है और उसमें कहते हैं चाइना बिलखुसूस मुसलमानों के साथ होगा, या चाइना भी उस वॉर में या उस क्लैश में वेस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप ये देखें, फिर एक थ्योरी आ जाती है जी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अगेंस्ट हूम, यानी वो बंदा जो अमरीकी मुफादात के खिलाफ हो, वो बंदा जो ये बात करे कि जो मिडल ईस्ट है बिलखुसूस सऊदी अरेबिया, वहां से अमेरिकन अपने फौजी अड्डे खत्म करें, वहां से नॉन मुस्लिम वापस चले जाएं, उसको आप उसामा बिन लादेन कहते हैं, उसको आप दहशतगर्द कहते हैं, मैं उसको मर्द मुजाहिद कहता हूं। अच्छा, ये उसका नारा था। अच्छा, मुझे यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने पहले दिन से उसको मर्द मुजाहिद डिक्लेयर किया, क्यों? उसका वो क्या रहा है कि अमेरिकन का क्या काम है, या ये जो वेस्ट है इसका क्या काम है मिडल ईस्ट के अंदर, अनड्यू इनकी इंटरफेरेंस क्यों है? हमारे हुक्मरान तो आज भी उसको शहीद कहते हुए कांप जाते हैं, टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं उनकी।
आपके हुक्मरानों का पेट वो भरते हैं भाई। अच्छा। IMF के पास आप जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास आप जाते हैं, करप्शन के चार्जेस हो बाहर आप भागते हैं, कैंसर किसी की बीवी को इलाज वहां से करवाता है, 60 साल यहाँ सर्विसेज करते हैं, बच्चे आप उधर पढ़ाते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप उधर जिंदगी गुजारते हैं, सब कुछ आपका उधर है, तो फिर आप उन्हें नाना तो नहीं कर सकते ना। बेसिकली आवाज क्या थी उसामा बिन लादेन? यानी कि कौम का नैरेटिव कोई नैरेटिव नहीं होता, नहीं, नैरेटिव वो होता है जो आपको दिया जाता है, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, मीडिया उनके हाथ में, इकोनॉमी उनके हाथ में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनके हाथ में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी उनके हाथ में। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे उस वक्त के सियासी लीडरशिप ने ये खुलकर बात की कि जी वॉर ऑन टेरर ये मेरी जंग है, ठीक हो गया। और उसमें फिर हमने सवाद ऑपरेशन भी किया, वजीरिस्तान ऑपरेशन भी किया और दीगर ऑपरेशन की तरफ भी बढ़े। वो कि TTP ने हमें नुकसान बहुत पहुंचाया, हमारे कुछ 70-80 हज़ार के करीब जाने ज़ाया हुई, को $1.5 अरब जो है वो हमारा इसमें खर्च हो गया। लेकिन एक नैरेटिव था, हमने लोगों को 4th शेड्यूल में डाल दिया, पूरे मुल्क के अंदर एक बयानिया था, जिसने दाढ़ी रखी हुई थी उसको टेररिस्ट जो है वो समझा जाता था। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में तो था ही, बल्कि पाकिस्तान में भी ये राइज हो गई थी बात। तो ये जो बयानिया बनाया गया था, फिर इसका मतलब है कि तमाम पाकिस्तानी और ये बनाने वाले और जितने हमारे थिंक टैंक्स थे, इन सब की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। बिल्कुल है। जिन्होंने ये बयानिया बनाया उनको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए थी, मुशर्रफ साहब को। ठीक है। आपको पता है वेस्ट में डिक्टेटर्स को कबूल नहीं किया जाता, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी लेने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, वी आर गोइंग टू बी अ फ्रंट लाइन स्टेट इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। खुदा भूल जाता है लोगों को। ताकत के नशे में जब इंसान आता है तो आले रसूल को शहीद कर देता है। ये तो कुछ भी नहीं थे, ये जो आपके कबायली हैं। हमें आज जो वजीरिस्तान के अंदर रहने वाले या जितने भी फाटा बेल्ट में रहने वाले लोग थे या जितने भी सवात के अंदर रहने वाले लोग थे, अगर उन्होंने कहीं पर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो उनकी इस ज्यादती का अजाला सिर्फ इतनी सी बात है कि यार ठीक है ये इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए थी उन्हें, बस। इसका सिर्फ मैं एक जवाब दूंगा, एक अल्लाह की भी अदालत लगेगी, वहां पर जो कुछ होगा पूरी दुनिया देखेगी, रोजे मैशर में इसका जवाब मिलेगा। दूसरी बात, जिन्होंने ज्यादती की आज वो देख ले वो कहाँ खड़े हैं। अच्छा, अब मुझे जरा इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर खुसूसी तौर पर इसके ऊपर रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब, कि अब अफगानिस्तान का सिनेरियो तब्दील हो गया, अमेरिका शिकस्त खुर्दा होकर बाहर जा चुका है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके तमाम इत्तेहादी। अब तालिबान का ताकत हासिल कर लेना ये एक मुख्तलिफ बात है, और इक़्तिदार में आकर निज़ाम को चलाना ये एक मुख्तलिफ बात है। आप समझते हैं कि उनके पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस निज़ाम को चला सके, हुकूमत को चला सके? देखें जी, 1995 से 2001 तक जब उन्होंने अफगानिस्तान पे रूल किया, ये मैं नहीं कहता, आप इंटरनेशनल सर्वेज उठाकर देख लें, पॉपी कल्टीवेशन यानी अफ्यूम की जो कल्टीवेशन होती थी, जो काश्त की जाती थी, वो 0 पे थी। अच्छा। औरतों को जो रेप के केसेस थे अफगानिस्तान के अंदर हमेशा से ज्यादा रही है। उनके दौर में जो रेप के केसेस थे वो 5 से 6 हुए हैं, या पता करवाने कहीं से। और न्यूयॉर्क में 1 घंटे में 22 होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, अनरजिस्टर्ड कितने अल्लाह नोज दी बेस्ट। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, उनके दौर में जो सिविल वार हुई थी उसमें तो कत्लो गारत हुई, लेकिन उसके बाद जब ये तालिबान आगे, अहमद मसूद और बिल्कुल जब आगे, उसके बाद चोरी, डाका जनी, मलावट फरोशी, ये जखीरा अंदोजी, ईच एंड एवरीथिंग हैज कम टू एन एंड। उनको लेजिटिमेसी नहीं मिल रही। अच्छा, अब मुझे आप उस पीरियड को और इस पीरियड को जरा थोड़ा सा इसमें इसको डिफरेंशिएट कर लें। उस वक्त इतना जदीद दौर नहीं था, IT का दौर नहीं था, उस वक्त वो औरतों के मामले के अंदर थोड़े से रिजिड थे। आज वो कहते हैं कि औरतों को पढ़ना भी चाहिए, औरतों को नौकरी भी करनी चाहिए, औरतों को हर शोबे के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। आज का तालिबान मुख्तलिफ है उस वक्त के तालिबान से, आज के जदीद दौर के तकाजे मुख्तलिफ हैं। क्या आपको लगता है कि ये जदीद दौर के तकाजों के साथ आगे बढ़ सकेंगे? मैं इंतहाई माजरत के साथ आपसे एग्री नहीं करता। आज का तालिबान मुख्तलिफ नहीं है, आज के तालिबान की बात हम तक आ गई है वाया सोशल मीडिया। अच्छा। उस वक्त का तालिबान भी ये कहता था औरतों को वो हुकूक दो जो इस्लाम ने दिए, आज का तालिबान भी ये कहता है औरतों को वो हुकूक देंगे जो इस्लाम ने। उस वक्त का तालिबान औरत को नौकरी करने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, आज का तालिबान दे रहा है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आज का तालिबान भी उस अंदाज में नौकरी करने की इजाजत नहीं देगा जिस अंदाज में
बेहुदा माशरों में औरतों से काम वो तो एक करवाया अलग जाता है। चैप्टर है ना, उन्होंने कह दिया कि शरीय कवानीन के मुताबिक आपको जितनी तो जब इजाजत है, शरी आप कवानीन ठीक है। होंगे तो क्या तो आपका औरत को काम तो करने दे रहे हैं ना, काम तो करने हाँ। देंगे, काम करने देंगे, लेकिन वैसे नहीं करने देंगे ठीक है। जैसे एक परसेप्शन है अच्छा। कि औरत और मर्द बैठी, यानी जो एक होता है ना मैं फ्री समझ रहा हूं। इंटरेक्शन। मैं आज की ताजा खबर पढ़ रहा था कि उनके पास जहाज खड़े हैं, उड़ाने के लिए पायलट कोई नहीं है। ठीक है। अब ये जो जदीद मसाइल हैं, उनका एयर सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है, अमेरिका उसको तबाह कर गया जाते जाते। इन जदीद तकाज़ों के साथ वो पूरे उतर सकेंगे? कौमें जब बनती है ना, इर्तिकाई अमल से बनती है। अच्छा। उन्होंने पहले तो ये कहा कि वो अफराद जो चाहे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, कोई भी है, चाहे उन्होंने हामिद करज़ई की गवर्नमेंट में रहे हो, अशरफ गनी की गवर्नमेंट में रहे हो, हमने उन्हें माफ़ किया। कंडीशन ये है कि वो अगर ख्वानी हैं तो वी वेलकम देम टू बी अ पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो वो खुद इनवाइट करें कि ऐसे लोग जो जहाज उड़ा सकते हैं, जो जंगी टैंक चला सकते हैं, जो मॉडर्न हैवी वेपनरी जो वहाँ अमेरिकन छोड़ के गया उसका यूजेज जानते हैं, हम उन्हें वेलकम अच्छा, करते हैं। एक और चीज़ हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जी अमेरिका, जो ये थिंक टैंक ये सोचते भी थे कि अमेरिका खित्ते के अंदर बाकी रहना चाहता है, वो यहाँ के पे का ठेकेदार बन के रहेगा, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई, नाकाम हो गई। आप नहीं समझते कि चाइना अगर यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है, जिस तरह से तालिबान ने भी कहा है कि जी अब ये अफगानिस्तान का मुस्तकबिल चाइना के हाथ में है, तो आपको लगता नहीं है कि ये चीज़ अमेरिका को फिर दोबारा से हजम नहीं होगी, वो कोई नए अंदाज से यहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है? अमेरिका की अगर आप पॉलिसी पढ़ें जो ओबामा साहब ने 2012 में दी थी, रिबैलेंस टू एशिया, उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2017-2018 आप उठा लें, उसमें उन्होंने क्या कहा था, चाइना को वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चाइना इज ए प्रीडेटरी पावर। प्रीडेटरी उस जानवर को कहते हैं, उस परिंदे को कहते हैं जो शिकार करते हैं। अब अमेरिका का अगला फोकस मिडल ईस्ट भी नहीं है, ना ही अफगानिस्तान है। अमेरिका का अगला फोकस है चाइना की कंटेनमेंट। उसके लिए इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपके सामने, क्वेड जो एक अलायंस बना है, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका का, वो आपके सामने है। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जापान के साथ अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो आपके सामने। इस वक्त अगर अमेरिका को किसी से सबसे ज्यादा खतरा है इकोनॉमिकली और तो इन फ्यूचर, वो चाइना से है। तो अमेरिका चाइना को फोकस करेगा। लेकिन ये जब अफगानिस्तान के अंदर आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, वन बेल्ट वन रोड को आगे लेके चलेंगे, और फिर अफगानिस्तान का मतलब है कि आपने तमाम सेंट्रल एशिया के अंदर आपने एक्सेस कर ली, इधर से आप ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, आपके पाकिस्तान के साथ सी पैक की मद में आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो चाइना तो फिर ग्रो कर रहा है। चाइना को कैसे कंटेन करेगा? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इनिशिएटिव है। उसकी मद में या उसके अंदर 60 ममालिक दुनिया के 60 ममालिक, जिसमें इंग्लैंड भी है, अमेरिका के अपने इत्तेहादी हैं, वो पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। हाँ, अगर किसी की रिजर्वेशन है जापान और इंडिया की, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में, तो चाइना ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक के साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन कर चुका है। एक अफगानिस्तान के आ जाने से, जानना चाह रहा हूँ कि अमेरिका अब अफगानिस्तान भी चाइना के साथ ऐड हो रहा है, ऐड हो जाएगा, तो अमेरिका जो है वो किस तरह से चाइना को मजीद कंटेन कर सकेगा? ये चाइना तो ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अमेरिका चाइना को इंडिया के जरिए कंटेन करने की कोशिश करेगा। अमेरिका चाइना को, अच्छा मैं आपको मजे की बात बता दूं, अमेरिका आज भी 4 इश्यूज उठाता है। ह्यूमन राइट्स का, वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करता, साउथ चाइना सी में अमेरिकन के अपने इंटरेस्ट है, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है, और सबसे बढ़कर अमेरिका की इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है वो इस बात की गम्माजी है कि अमेरिका चाइना को कहीं ना कहीं कंटेन करेगा। मगर मैं आज आपको एक और बात क्लियर कर दूं, अमेरिका और चाइना की जंग इज आउट ऑफ ऑप्शन। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल, टाइम भी मेरे पास जो है वो कम है, मुझे आखिरी सवाल के तौर पर ये बताइएगा कि अब ये नैरेटिव बिल्ड हो गया कि, और हमने तालिबान की हुकूमत को अगर आगे आज जाकर हम तस्लीम भी कर लेते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, उसके लिए किरदार भी अदा करते हैं, तो पाकिस्तान का किरदार जो है वो फिर कहीं आने वाले दौर में अमेरिका की नज़र में ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है? माशाल्लाह अरसलान भाई, आप पिछले कोई 8-10 साल से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हो, मैं भी जुड़ा। हमारा जो किरदार है ना, इट हैज बीन कंट्रोवर्शियल सिंस 1979। ठीक है, हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहना नहीं चाहिए, हम लोग मर्सेनरीज हैं। हमें जब भी पैसे आते हैं, हमें जब भी फंडिंग आती है, हमारी कोई नहीं, हमें आप पैसा दे दो, आप हमसे, अल्लाह के वली को हम कहेंगे ये शैतान है, शैतान को कहेंगे ये वली है, हमें पैसा चाहिए। अच्छा, तो और पाकिस्तान का आपको लगता है कि आपके इमरान खान साहब भी इसी तरह बिक जाएंगे? इमरान खान साहब की अकेले की बात नहीं, इमरान खान साहब आपको फैसले कहाँ होते हैं वो आपको भी पता, मुझे भी पता।
तो फैसले उन्होंने करने हैं। ठीक है। इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं? इमरान खान साहब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अमेरिका, जहां तक चाइना की बात है ना, अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए आज भी उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस पे गौर करें, मेरा थीसिस इस पे, इंडिया, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ये ममालिक आज भी मौजूद है चाइना के कंटेन करने के लिए। मुझे ये बताएं कि हमें एक फोन कॉल तो आने रही, हमने फैसिलिटेट भी कर दिया, हमने लोगों को बाहर जाने भी दे दिया, हमने, वो आज भी हमें ही मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। क्या आईएसआई ने कोई किरदार अदा किया है तालिबान को कामयाब करवाने में? इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपके इंटरेस्ट ना वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। स्टेट के इंटरेस्ट, जब तक वहां इंडियन प्रेजेंस नहीं थी, वही बात, जब तक इंडिया को इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका एक कंपोनेंट ये भी था कि इंडिया को वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, बिलखुसूस अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल दिया जाएगा, और वो कौन देना चाहता था? अमेरिका। जब पाकिस्तान ने महसूस किया कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ सैंडविच बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर, तो फिर हमारी एजेंसीज ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने सोचा कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर करंट सिचुएशन। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर बिलाल शफीक साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, और ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट के तौर पर चीज़ों को देखते हैं माशाल्लाह। इनका पीएचडी का थीसिस भी है, और इनसे फिर भी प्रोग्राम के लिए वक्त लेते रहेंगे। मैं एक बार फिर इनका बहुत मशहूर हूँ। आपने यूट्यूब चैनल पर ये गुफ्तगू सुनी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।